नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्त साथियों, आज चर्चा कर लेंगे अगले हफ्ते की। अगले हफ्ते बाजार में क्या क्या ट्रिगर रहने वाले हैं। उससे पहले फेड फिना के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो फेड बैंक है ना, फेडरल बैंक है, उसी की एक NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज है, फेड फिना। उसने जो अपने खराब लोन थे वो बेच दिए हैं, और जो अपने अच्छे लोन थे, मतलब ज़्यादातर उसका जो बिजनेस है ना, सबसे पहले बिजनेस समझो, उसका जो बिजनेस है वो गोल्ड लोन से रिलेटेड है। और कुछ वो कॉर्पोरेट दफ्तरों को भी लोन देती थी, मतलब बिजनेस लोन भी थे उसके। तो जो बिजनेस लोन थे वो दरअसल उसके थोड़े से खराब लोन थे, वो उसने अपने बेच दिए हैं। अब उसके पास में जितना भी बिजनेस है वो पूरा का पूरा फ्रेश और अच्छा बिजनेस बचा है। दूसरी चर्चा कर लेंगे अब बाजार में बांग्लादेश को लेकर के। बांग्लादेश में जो खालिदा जिया हैं, उनके जो बेटे हैं वो तुम्हारा तारिक रहमान, वो अब लंदन से लौट आए हैं। और उन्होंने अभी जो लंदन से आने के बाद उन्होंने अपने यहाँ पे मतलब एक बड़े स्तर पे सुरक्षा के घेरे में उन्होंने एक मतलब बयान जारी किया। और उस बयान में जो अच्छी बात है वो ये, ना तो उन्होंने भारत विरोधी कोई बात बोली, और ना ही उन्होंने अभी तक कोई जो तुम्हारा शेख हसीना है उसके ऊपर कोई बयान दिया, और ना ही भारत के ऊपर कोई बयान दिया। उन्होंने जो अपने बयान में कहा है वो कहा है ये कि अब मैं बांग्लादेश को आगे ले जाने वाला हूँ। मेरे पास बांग्लादेश का क्या करना है, फ्यूचर में किस तरह से बांग्लादेश को डेवलप किया जा सकता है और बांग्लादेश को कैसे विकसित बनाया जा सकता है, उसका प्लान है। इन सब चीज़ों के क्या है मायने? तो साथियों, इन सब चीज़ों के मायने ये हैं कि जो मोहम्मद जो बना बैठा है ना, ये कौन, नोबेल पुरस्कार पीस मोहम्मद यूनुस, इसका खेल खत्म होने वाला है। हाँ जी, क्योंकि अगर कोई बोल रहा है कि मेरे पास में बांग्लादेश का प्लान है, तो मतलब क्या है? मतलब सीधा है कि भाई वो जिस कॉन्फिडेंस के साथ आया है बांग्लादेश, वो बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनने के नज़रिए से ही आया है। क्योंकि बांग्लादेश के अंदर दो ही पार्टियों की सरकार रही है अभी तक। एक तो जो खालिदा जिया हैं, जिनके बेटे हैं ये तुम्हारा तारिक रहमान, और एक है जो तुम्हारा अभी शेख हसीना। तो शेख हसीना का तो मतलब 36 का हो गया है वहाँ पे, जब से उनका विद्रोह हुआ है वहाँ पे, उसके बाद से शेख हसीना वाली पार्टी की सरकार आएगी, इसकी संभावनाएं कम है। लेकिन जो खालिदा जिया हैं, उनके बेटे जो तारिक रहमान है, ये अभी तक लंदन में रह रहे थे, तो लंदन से वो अब आए हैं। और अगर वो ये बोल रहे हैं कि मेरे पास में प्लान है, इसका मतलब वो अब एक अलग विजन से आए हैं, मतलब वो देश के प्रधानमंत्री बनने की चाह रखते हैं। और काफ़ी बड़ी पॉपुलैरिटी भी है उनकी, समर्थक भी हैं। और जो खालिदा जिया वाली पार्टी है, जाहिर सी बात है वो तो सपोर्ट करेगी। एक तो ये है। उसके आगे चलते हैं अब। क्या, कल जेलेंस्की चर्चा करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप से। और आज रूस ने मतलब सबसे बड़ा हमला कर दिया है यूक्रेन की राजधानी कीव पे। जब भी ऐसा लगता है कि मामला सुधरता सा नजर आ रहा है, जब भी कोई ना कोई खोबा खड़ा हो जाता है। वो खोबा कितना बड़ा है वो साथियों डराने वाला है। कहीं मिला के ऐसी संभावनाएं लग रही थी कि भाई अब ना रूस का और यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो जाएगा। तो जो ट्रंप ने उन्हें 20 सूत्रीय मांग भी दे दी थी। वो 20 सूत्रीय मांग को पहले तो मान लिया था, ऐसा सुनने में आ रहा था। फिर उसे किसी ने खोबा कर दिया, तो उन्हें फिर वापस कर दी, बोले मैं नहीं मानता इन चीज़ों को। उन्होंने घटा दिया, 28 सूत्रीय थी उसे घटा के 16 सूत्रीय कर दी, 20 सूत्रीय कर दी, 19 सूत्रीय। उन्हें उसे भी वापस कर दी। फिर ट्रंप ने उन्हें बोल दिया कि एक काम कर, अब फाइनल तुझे बता रहा हूँ, अगर मानता हो तो मान ले, नहीं तो फिर मेरे से मत कहिए। मैं अपनी पूरी की पूरी जो तुझे टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा हूँ ना, या जो जो इंटेलिजेंस शेयर कर रहा हूँ वो नहीं करूँगा। इंटेलिजेंस शेयर नहीं करेगा तो वो समझ लो कि यूक्रेन अंधा हो जाएगा, उसे कुछ नहीं दिखेगा। कारण कि कहाँ रूस की मतलब बड़े बड़े ऑयल रिजर्व हैं, कहाँ पे रूस की गैस की बड़ी बड़ी पाइपलाइन है, कहाँ पावर प्लांट है, कहाँ पे इनके मारने से रूस को ज़्यादा नुकसान होगा। ये सब चीज़ टेक्नोलॉजी कौन देता है? अमेरिका देता है। किसको? यूक्रेन को। तो अब एक पॉइंट तो ये खुल के आता है कि अगर ये नहीं देगा, अमेरिका साथ नहीं देगा, तो ये युद्ध नहीं लड़ पाएगा। भले यूरोप बोलता है कि हम तुम्हारा समर्थन करेंगे, लेकिन यूरोप मालूम है क्यों बोलता है? यूरोप इसलिए बोलता है कि यूरोप के और रूस के बीच में ये ना एक तरह से एक ग्राउंड का काम करता है। माने अगर रूस यूक्रेन पर कब्जा कर लेता है ना, तो नेक्स्ट हमला जो होगा वो होगा तुम्हारा यूक्रेन का कब्जा करने के बाद पोलैंड या हंगरी पे। मतलब यूरोप के ऊपर भी कब्जा करने की तैयारी कर देंगे रूस। अब
यूरोपियन यूनियन के जो देश है ना, वो इसको सोचते हैं कि भाई ये हमारे पास में एक तरह से तुरुप का इक्का है, इसे फंडिंग करते रहो यूक्रेन को, चाहे इसे कुछ भी करते हो, लेकिन ये जरूर करके रखना कि उलझा के रखना। उलझा कर रखेंगे तो इनके बीच का एक तरह से ये मतलब बेस है। अगर रूस ने यूक्रेन पर कब्जा कर लिया तो उनका बिल्कुल नाटो कंट्री सट जाएगी। ये चाहता है कि इसे फंडिंग करके उलझाए रखो। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। बांग्लादेश वाला मामला अभी भी सुलझ नहीं रहा, उलझता जा रहा है। रूस का सुलझता नजर आ रहा था, लेकिन उसने फिर आज हमला कर दिया तो वो मामला और उलझ गया। और अराजकता का एक नेक्स्ट ही माहौल चल रहा है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में दीपू चंद दास के बाद एक और हत्या कर दी गई है, जिसका नाम है तुम्हारा अमृत मंडल। अमृत मंडल उर्फ सम्राट, एक और हिंदू की हत्या कर दी गई है। इसके ऊपर भारत की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अराजकता का माहौल है और वहां पे माहौल सही नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि जो बांग्लादेश सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, या मतलब जो बताया गया है, वो ये बताया गया है कि ये जो आदमी था, ये आदमी मतलब एक तरह से रोबर था, मतलब जो सब चोरी करता है ना, चोर वगैरह, तो बोले ये चोर था इसलिए इसको मारा है। लेकिन बॉम्ब लिंचिंग तो हुई है ना भाई। किसी व्यक्ति को अगर पब्लिक पकड़ के मार दे रही है तो बॉम्ब लिंचिंग तो है ना। एक व्यक्ति को 10-12 आदमी मिलकर मार दे रहे तो बॉम्ब लिंचिंग है, मतलब सरकार फेल है। दीपू चंद्र दास वाले विषय पे भी अभी तक कोई सफाई नहीं है, और इस पे भी कोई सफाई है नहीं। लेकिन अपने नागरिकों को मारने के लिए अमेरिका नहीं छोड़ता किसी को। हाँ जी, अमेरिका ने अभी नाइजीरिया के ऊपर भी एयर स्ट्राइक कर दी है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि अभी सीरिया में अमेरिका ने 3-4 दिन पहले एक स्ट्राइक की थी। वो क्यों की थी? क्योंकि सीरिया में ईसाई धर्म के कुछ लोगों को मतलब चुन चुन के टारगेट किया जा रहा था। तो वो देखते हुए अमेरिका ने उन ठिकानों को डिस्ट्रॉय कर दिया, और लगभग कुछ कुछ ही नहीं, काफी कुछ नुकसान भी पहुंचाया। और फिर उसके बाद अमेरिका ने बड़ाई भी करी, किसकी? सीरिया की, कि एज द ग्रेट प्रेसिडेंट। क्योंकि भाई ये बात है ना, मैं आपके बच्चे को छेद दूं, और अगर आपका बच्चा मैंने पीट दिया, छेद दिया, और फिर मैं बोल दूं भाई साहब बहुत समझदार आदमी आप तो, क्योंकि आप कुछ नहीं बोले। भाई आपने बताओ, जब 26/11 अटैक हुआ, उसके बाद में अमेरिका ने जो ओसामा बिन लादेन था ना, उसके कहाँ घुस के मारा? पाकिस्तान में घुस के मारा। और फिर पाकिस्तानियों को क्या कर दिया? बहुत, पाकिस्तान तो बहुत समझदार है। कारण ये है भाई, कोई कुछ बोल ना पाए। अमेरिका घुस के मारता है, और घुस के मारने के लिए ही वो अमेरिका कहलाया जाता है। अमेरिका अमेरिका क्यों है वो सिद्ध कर देता है। अभी उसने 4-6 दिन पहले सीरिया के ऊपर अटैक किया था, और सीरिया के ऊपर भी अटैक इस लेवल पे किया था कि भाई जिन जिन लोगों ने उनके ईसाई धर्म के लोगों को निशाना बनाने का, टॉर्चर करना या मारना कर रहे थे ना, उन्हीं को ठोक दिया उनने। और अब उस कर दिया नाइजीरिया में। नाइजीरिया में भी ऐसी मतलब खबरें आ रही थी कि जो ईसाई धर्म के लोग हैं, उन्हें वहाँ के जो मतलब लोग हैं, उन्हें चुन चुन कर टॉर्चर किया जा रहा है, मतलब मारा जा रहा है। तो अमेरिका ने उनको सबक सिखाने के लिए बोले ले हम एयर स्ट्राइक कर देते हैं नाइजीरिया में। नाइजीरिया में एयर स्ट्राइक कर दी, सीरिया में एयर स्ट्राइक कर दी। अमेरिका बोलते हैं उसे। उसने दिखा दिया कि वो क्यों अमेरिका है, दुनिया उसे अमेरिका क्यों बोलती है। और तो और, जब ईरान का और इसराइल का बातचीत हो रही थी, तब जाके बम्बर मार के आया था वहीं से। लेकिन उसके लिए कलेजा चाहिए। और तो और, चलो आगे चलते हैं। अपने लोगों के लिए अमेरिका इतना आगे बढ़ के कदम उठाता है। जब आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में जो उनका सिडनी बीच है ना, उस बीच पे जब 2 आतंकवादियों ने घुस के उन लोगों को निशाना बनाया था, जो यहूदी समुदाय के थे, जो उनका एक त्योहार था, उसको फेस्टिवल को त्योहार को मना रहे थे। तो किसने? मोसाद ने, जो कि इसराइल की खुफिया एजेंसी है, उसकी तरफ से बयान आया था कि हम छोड़ेंगे नहीं। मतलब मतलब ये है कि वो उसके ऊपर प्रतिक्रिया दी, इसराइल ने उसके ऊपर प्रतिक्रिया दी। क्योंकि इसराइल ये मानता है कि अगर किसी भी देश में यहूदी हैं तो उनको स्वतः ही इसराइल की नागरिकता मिल जाएगी। इसराइल ऐसा मान के चलता है। मतलब भले ही वो ऑस्ट्रेलिया में हो, अमेरिका में हो, भारत में हो, या किसी भी 195 देशों में कहीं भी है, और वो यहूदी है, तो वो इसराइल का नागरिक है, ऐसा समझ लो। और तो और, भारत में जो 5,000 यहूदी रहते हैं ना, उनके लिए भी वो अभी भारत की विजिट पे आने वाले हैं प्रधानमंत्री से बात करने के लिए।
उनका ऐसा प्रोग्राम है कि आप इन लोगों को मतलब हमारे यहाँ भेज दो और इन्हें जो हमने फिलिस्तीन से जमीन कब्जाई है ना वहां बसा देंगे समझ रहे हो? अपने नागरिकों के लिए जो इजराइल कदम उठा रहा है इसलिए वो इजराइल कहलाता है। अपने नागरिकों के लिए या अपने ईसाई धर्म के लिए जो अमेरिका कदम उठा रहा है इसीलिए वो अमेरिका कहला रहा है। वो भारत क्या कर रहा है? भारत की तरफ से केवल कुछ चुनिंदा जो लोग हैं जो आ, मतलब शांतिपूर्ण विरोध कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इससे ज्यादा तो और कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन भारत की तरफ से प्रतिक्रिया कुछ नहीं आ रही। बस हमने उनका उच्चायोग बंद कर दिया, उन्होंने कर दिया। जो व्यापारी हैं वो अपना होटल बंद कर रहे हैं कि हम किसी भी बांग्लादेशी को अपने यहाँ होटल नहीं देंगे। लेकिन एक ठोस कार्रवाई की जरूरत है। ठोस कार्रवाई जब तक नहीं होगी तब तक काम नहीं चलेगा। और तो और एक चीज और मैं आपसे बताना भूल गया। अब एक सेंट माइलैंड आइलैंड को लेकर के जब बात चल रही थी, आपने देखा होगा जब उस समय पे शेख हसीना की सरकार हुआ करती थी तो अमेरिका ने अपना सेंट माइलैंड आइलैंड मांगा था उससे, बांग्लादेश से, कि आपने ये हमें आइलैंड दे दो जिससे हमारी एशिया के अंदर पकड़ बन सके। कौन? किसके लिए? अमेरिका के लिए। लेकिन क्या हुआ साथियों? हुआ उल्टा। उनने नहीं दिया, उनने सरकार गिरा दी। और सरकार गिरा दी तो भाई साहब मोहम्मद यूनुस बैठा दिए। और मोहम्मद यूनुस किसने बैठाए? अमेरिका ने। किसके बैठाए हुए? अमेरिका के। और वो किसकी गोद में जा बैठे? चाइना की। उनने बोला बापा रे बापा, मैं पैसे खर्च किया, मैं तुझे बैठाया और तू जाके अमेरिका की गोद में बैठ गया। वो तो बहुत बड़ी बदमाशी कर रहा है लल्ला तू, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो क्या करा? अब अमेरिका की जो सेना है वो बांग्लादेश पहुंच चुकी है। हाँ जी। अब वो एक चीज है, या तो इसको सेंट माइलैंड आइलैंड देना पड़ेगा और नहीं तो किसी न किसी तरीके से अमेरिका कब्जा करेगा, मानेगा नहीं। अमेरिका ने तो उसने एक बात दिमाग में रख रखी है, मतलब अपने खुद के यूरोपियन यूनियन का जो देश है ना ग्रीनलैंड, उसका उसने दिमाग में कि मुझे ग्रीनलैंड लेना है। तो उनने डेनमार्क को बोल दिया कि ये तुम्हारा नहीं है, ये अमेरिका का है और अमेरिका के स्वामित्व के लिए ये लेना हमारी मजबूरी है। और तो और जो देश उसका है ही नहीं उसके लिए उसने एक नियुक्त कर दिया आदमी कि ये ग्रीनलैंड का आदमी है। मैंने मतलब एक राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त कर दिया ग्रीनलैंड का। डेनमार्क बोल रहा भैया तुम्हारा है ही नहीं वो। अरे बोली ये अमेरिका का स्वामित्व है, ये अमेरिका की सुरक्षा के लिए चाहिए, मतलब ये तुम्हें देना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, चॉइस नहीं है, मजबूरी है। तो अमेरिका का क्या सिंपल फंडा है, वो कैसे भी करके घुमा लेता है। देखो आज पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में जो पूर्व क्रिकेटर हैं जो पहले यहाँ के प्रधानमंत्री भी थे, आज वो जेल में है। किस लिए? उन्होंने एक कोई कागज ओपन कर दिया था कि हमें अमेरिका इतने इतने रुपए के ऐसे ऐसे करने के लिए रिश्वत दे रहा है। उनने बोले एक काम कर, तू साइड हो जा, बहुत भीड़ कर रहा है, तेरे बस की सरकार चलानी नहीं है, तू इधर आ जा। दूसरा आ गया। अमेरिका पूरे विश्व पर मोनोपोली कैसे रखता है? उसने पूरे विश्व के अंदर अपने अपने अलग अलग कमांड सेंटर बनाए रखे हैं। कमांड सेंटर जितने इंडियन नेवी के पास में, ओल्ड इंडिया के पास की क्या पूरा विश्व की बात कर लें, फाइटर जेट नहीं है ना उतने अमेरिका की नेवी के पास हैं अकेले। क्योंकि उसके पास अलग अलग कमांड सेंटर है। एशिया को कमांड करने के लिए अलग से कमांड सेंटर है, यूरोप के लिए अलग कमांड सेंटर है, तो हर जगह भी बढ़ा के रखा है। केवल अमेरिका को अगर कोई टक्कर दे सकता है ना सेना के मामले में तो वो रूस है। लेकिन कारण बताऊं, कभी वो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसे पता है युद्ध लड़ने से होता है नुकसान, तो वो दूसरे को साइड लगाता है और उलझा देता है। मतलब अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति ऊपर जा रहा है तो क्या हम क्या करते हैं? हमारे यहाँ सिंपल राजनीति क्या होती है, सेम वर्ल्ड में आप फॉलो कर लो। अगर आपको दिख रहा है कि कोई व्यक्ति तुमसे ऊपर जा रहा है तो उसके बच्चे को कहीं ना कहीं उलझा दे, तो वो दिन भर उसी में लगा रहता। ऐसे ही तो हुआ भाई। अब बताओ, जब पहली डील होने वाली थी ना, कहाँ पे? तुर्की में। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में लगभग 29 से 30 मार्च को फाइनल डील होने वाली थी। किसको लेकर के? और उस चीज को मानने के लिए जेलेंस्की भी तैयार हो गया था कि हाँ मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि मैं कभी भी भविष्य में नाटो का सदस्य नहीं बनूंगा। और इस चीज को रूस ने कह दिया था कि भाई आप यूरोपियन यूनियन के सदस्य बन जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आप नाटो की सदस्यता मत मांगो।
अगर आपने नाटो की सदस्यता ले ली तो ये जो नाटो के देश है ना, ये अल्टीमेटली आके मेरे बॉर्डर पे बैठ जाएंगे। ये कोई चाहेगा कि वो नाटो का हमारे बॉर्डर पे आ जाए? नहीं चाहेगा। तो यही चीज तो थी जो अमेरिका को खल रही थी। उन्होंने बोला नहीं नहीं, हम तो हैं तेरे साथ। जो बाइडन ने उसके कंधे पर हाथ धर दिया। और कौन, जो तुम्हारा, मतलब मैं तो छिले कबूतर बोलता हूँ, उन्होंने ऐसे साइन करने से मना कर दिया। नहीं नहीं, तुम साइन मत करना, अमेरिका तुम्हारे साथ है, पूरा यूरोपियन यूनियन तुम्हारे साथ है। और जेलेंस्की ने सोचा कि यार जब इतने बड़े बड़े देश मेरा साथ दे रहे हैं तो मुझे क्या दिक्कत है, कहाँ लग रहा है रूस हमारे सामने। भाई वो रूस से अपने यहाँ रोटी बनाने के लिए ऑयल गैस खरीदते हैं। अगर यूरोप को रूस तेल गैस ना देना तो उनके यहाँ चूल्हा नहीं जले। इतनी तो सर्दी पड़ती है वहां, और उनकी स्थिति क्या है। वो तो इसके कंधे पर हाथ धर के इसका लगवा दिए 7/12 का गुल्ला फिट। और उनका क्या हुआ, उनका कुछ नहीं हुआ, और ना आज कुछ हो रहा। इन्होंने तो कह दिया हमने तो जो पैसा तुझे दे रहे हैं ना युद्ध लड़ने के लिए, उसका अलग से ब्याज देना पड़ेगा, फ्री में ना चले काम। कभी मैं सोच रहा हूँ फ्री में काम चल जाएगा। और अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका तो उससे भी एक चंदे आगे का, अमेरिका ने दे तो दिया उसे पैसा। जब दिया, जब तो कह दिया मार मार, मैं बैठा हूं ना, मार 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 मार, कोई बात नहीं मार। और जब उसने देख लिया, लूट पिट लिया, तब क्या बोला, भाई देना पड़ेगा पैसे, और नहीं तो फिर एक काम कर, जितने तेरे यहाँ रियर मटेरियल है ना, उनमें से आध दे दे 50% शेयर दे दे मुझे। और मैं ना नहीं सपोर्ट कर रहा तुझे, सपोर्ट नहीं कर रहा तो फिर तो वो सभी वैसे ही सरेंडर है। मतलब कुल मिला के अब तो यूक्रेन और ज्यादा उलझ गया, पहले तो कम उलझा था। पहले तो वो केवल जो 2018 में कब्जा हुआ था वही वही जमीन थी, और अब तो रूस ने इतनी जमीन उनकी अंदर तक कब्जा कर ली कि अब अगर वो छोड़ता है तो और बेइज्जती है, महा बेइज्जती है। क्योंकि जो अमेरिका पर जो शांति प्रस्ताव रखता है ना, उस शांति प्रस्ताव में यही तो बोलता है कि यार देख, पिछले की तो बात मत करें जो उनने कब्जा ली, और जो जहां तक आज है ना वो भी छोड़, खत्म करा के आगे की मैं गारंटी ले रहा हूँ, आगे वो तेरे पे कब्जा नहीं करेगा। तो भाई ये गारंटी तो अमेरिका ने 2014 में भी ली थी, कहाँ गई वो गारंटी। यही गारंटी वर्ष 2018 में भी ली थी अमेरिका ने, फिर कहाँ गई, उन्होंने तो फिर हमला कर दिया। और तुम फिर अब 2025 में भी वही गारंटी तो दे रहे हो। तो जो जेलेंस्की बार बार कह रहा है कि भाई तुम मेरी चांद ना पिटवाओ, तुम जो है मान जाओ, या तो तुम मुझे लिखत में दे दो कि भाई अगर इसके बाद रूस हमला करेगा तो डायरेक्ट अमेरिका पे हमला मान लिया जाएगा, या तो ऐसा लिख के दे दो। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूँ, यूरोप के देश गारंटी दे रहे, वो यूरोप के देश गारंटी दे रहे जिन्हें यूरोप के देशों को अमेरिका के ट्रम्प धमका देते हैं, और ऐसे कांपते थर 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 सारे खड़े हुए। हम WTO में ले जाने की बात करते हैं, अगर आपने हमारे ट्रेड वार्ता नहीं मानी तो हम आपको WTO में ले जाएंगे, और इसी WTO को डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं मैं नहीं मानता, सब फर्जी है, मैं जो बोलूंगा वो WTO है। भाई देखो, किसी देश के ऊपर जो टैरिफ लगाने का जो प्रावधान है ना, वो WTO डिसाइड करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अभी जो चीन है वो WTO में भारत की शिकायत लेकर गया हुआ है कि भाई हमारे जो सोलर पैनल है या जो सेमीकंडक्टर है या जो डाटा सेंटर वाली इस चीज के लिए वो गया है कि भाई ये अपने यहाँ पे जो PLI स्कीम है ना, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, अपने लोगों को, अपनी कंपनियों को ज्यादा बेनिफिट देगा। मतलब अगर आपको 100 रुपये का खर्चा आ रहा और आपको शुरू शुरू में आपको नई बिजनेस उतना आ पा रहा, तो सरकार उसके लिए पैसा देगी आपको। तो PLI के माध्यम से लगभग लगभग कई हजार करोड़ रुपया अपने छोटे बिजनेस को दे रहे हैं, जिससे हमारा जो व्यापार है वो करने में भारत में बाधा आ रही है। काय को जो सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर, सोलर पैनल, इससे रिलेटेड। तो उस शिकायत को लेकर WTO गया हुआ है चाइना शिकायत करने। जो डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्ट लागू कर रखा है, उसको लागू कराने का एक रास्ता जो है वो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगर भारत ऐसा करता है या भारत उसके चाइना के आने वाले प्रोडक्टों पे टैरिफ लगाता है, तो जैसे मान लो हम उनके यहाँ से आने वाली जो स्टील है या और जो मेटल है उनके ऊपर अगर हम टैरिफ लगाते हैं ना, या मतलब ज्यादा टैरिफ लगा देते हैं या ड्यूटी, एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा देते हैं, तो उसकी शिकायत अगर WTO में करना है, चाइना चला जाता है और चाइना को वो बोल देता है कि नहीं नहीं, एक काम करो, इन्होंने आपके ऊपर गलत कर रखा है तो आप भी अपने यहाँ टैरिफ लगा दो भारत के आने वाले प्रोडक्टों पे। तो जो काम, लीगल काम जो है ना, लीगल तरीका जो है वो जनेवा में मुख्यालय है WTO का, जनेवा में, ठीक है।
और वहां पे इसकी डिसाइड होगी। अगर भारत गलत पाया जाएगा और उसने कह दिया कि ठीक है आप भारत पे लगा दो टैरिफ, तो ये क्या है, तरीका लीगल तरीका है। लेकिन उस तरीके को डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्ट लागू कर रखा। बोले मैंने कहा था टैरिफ है भाई 25%, खत्म बात हो गई टैरिफ। समझ रहे हो अमेरिका कितना बड़ा रूल है। अमेरिका मतलब वो बोलता है मैं WTO हूं, मैं मानता नहीं। और तो और कई बार तो डोनाल्ड ट्रंप ने मतलब WHO को बोल दिए कि यार तुम फर्जी आदमी हो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को बोलते तुम फर्जी हो। बोले तुमने कोविड-19 के समय पे जब वर्ष 2020 में कोरोना काल आया तो तुम्हें इतने जो लोग मरे उन्हें नहीं दिखे। तुमने चाइना को दोषी नहीं बताया कि चाइना दोषी है। बोले तुम बिके हुए हो, तुम्हें चाइना ने खरीद चुका है। हाँ जी, ऐसी ऐसी बातें बोलते हो, इतनी मीठे मीठे शब्द बोलता है। बोले मैं मानता नहीं हूँ WHO को, WHO फर्जी है, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। कई बार बोल चुके हो कि मैं अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो जाऊंगा, मैं WHO से बाहर हो जाऊंगा। मेरे भाई अगर कोई आदमी इतने दमदारी से बोल रहा है ना, तो वो समझ लो अगर कोई समिति है और उस समिति का वो अध्यक्ष है तभी बोल रहा होगा। नहीं समझे? अगर हमने 20 आदमियों ने एक समिति बनाई और उस 20 आदमियों में से मैं बिल्कुल लेवल लैंग्वेज में बताऊंगा। मान लो हम 20 आदमियों ने एक समिति बनाई, एक मैंने बनाई, एक मेरा अनिल भाई ने बनाई, और एक मतलब उसमें बसंत जी अध्यक्ष हैं। और उस समिति का जो टोटल बजट है वो मान लो 1 लाख रुपए है। अब 1 लाख में से हम सबको 5-5 हजार रुपए, मतलब 2-2 हजार, जितना जिसका घर का हिसाब किताब है, खर्चा है, वो अलाउ करता है। मान लो मेरा अगर महीने की तनख्वाह 10 हजार है तो मैं उसमें से 2% दूंगा, मतलब है ना, 200 रुपये दूंगा। अगर GDP मानो, खर्चा नहीं, GDP मान लो मेरे 2 लाख, 1 लाख 10 हजार की GDP है तो मैं 200 रुपये दूंगा साल भर में, है ना। मान लो अनिल जी की साल भर की GDP 2 लाख है तो वो 400 रुपये देंगे। ऐसा ही अगर बसंत जी की बात करें तो बसंत जी 95 हजार रुपये दे रहे हैं। 5 हजार में तो बाकी हम सारे हैं और 95 हजार अकेले बसंत जी का बजट है। और वो भी 1 लाख रुपए दे के, मतलब हमने कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है कि विश्व में होने वाली गतिविधियों को सुचारू रूप से चालू रखना। और जब भी कहीं कुछ घोचड़ होती है तो बसंत जी बोलता है मैं बाहर हो जाऊं, मैं बता रहा हूँ, और मैं नहीं मानता, सब फर्जी है। तो भाई वो अल्टीमेटली अब 19 को धमका रहा है, क्योंकि उसके बिना काम होना नहीं। नहीं समझे? अगर तुम पता कि 95 हजार अकेले यही देता है, ऐसा समझ लो वो अमेरिका अभी फंडिंग भी देता था बांग्लादेश को। जो बांग्लादेश में या म्यांमार में जो लोग हैं ना, उनको मतलब उनके लिए फंडिंग भी देता था कि यार चलो ठीक है, भूखे ना मरे, उसके लिए अलग से फंडिंग प्रोवाइड करता था। तो अगर वो फंडिंग कभी भी रोक देता, बोला मैं क्यों दूंगा ऐड, मैं देता ही नहीं ऐड, मैंने दे रहा ऐड। अभी $170 बिलियन तो अमेरिका ने, जो अवैध रूप से घुसपैठी है ना उनके यहाँ इमिग्रेशन, उसके लिए अलग से फंड निकाल कर रख दिया। बोला नहीं, अलग से फंड रखो, कोई नहीं आना चाहिए अमेरिका में। मैंने बोला था मैं किसी को नहीं आने दूंगा। भाई ट्रम्प तो ट्रम्प है, वो कुछ भी लिख कर सकते भाई, उनका कुछ नहीं पता। जब भी बाजार में ऐसा कुछ लगता है कि यार अब ठीक होने वाला है, तभी कुछ ना कुछ खोबा हो जाता है। अब ऐसे सेंटिमेंट नजर आ रहे थे कि भाई अब जो है ना अमेरिका से जेलेंस्की, मतलब ट्रम्प की और जेलेंस्की की बात हो जाएगी, तो हो सकता है बात हो जाए। अभी रात को सो के उठे तो पता चला कि रूस ने यूक्रेन की राजधानी पे हमला कर दिया। अब तारा वाला हो जाए, क्या हो गया भाई। रात तक ठीक ठीक था कि यार हाँ अब ट्रम्प ने कुछ नहीं करा, ठीक ठाक है। मतलब 3 दिन पहले उनने क्या किया था, वेनेजुएला पे अटैक करने के लिए कह दिया था। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कह दिया था हिसाब किताब देख लिया रे भाई, नहीं तो मुझे ना कहिए, फिर छोड़ के चला जा। उसने कहा था नहीं नहीं ऐसा गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो 2 दिन शांत था डोनाल्ड ट्रम्प। हमने सोचा भाई मामला दब गया दिखा है जो है। उनने कल नाइजीरिया के ऊपर एयर स्ट्राइक करा दी। हाँ मगर ये कैसे बैठ सके, बैठ तो नहीं सकता आदमी, वो सही नहीं है। फिर इससे पहले सीरिया के ऊपर अटैक करा दिया था। अभी उनने बोल दिया मैं अपने ईसाइयों के ऊपर जो हमला करेगा बिल्कुल नहीं बख्शूंगा किसी कीमत पे भी। तो भैया वो आदमी वास्तविकता में ही समझ से परे है। और ये आज फिर वीडियो लंबी बन गई। खैर आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जो भी क्वेरी हो उसी कमेंट बॉक्स में जाके पिन करें। धन्यवाद, थैंक यू।